राजनीति में एक हफ्ते का समय भी बहुत लंबा होता है। इसका इस्तेमाल राजनीतिक जानकार अक्सर करते हैं। इसका मतलब है कि कम समय में राजनीतिक क्षेत्र में तेजी से कुछ ऐसे बदलाव हो जाते हैं जिसके बारे में किसी को कोई कल्पना भी नहीं होती। तेलंगाना की राजनीति भी कुछ इस तरह की ही बारे में बता रही है। यहाँ राजनीतिक पार्टियों की स्थितियों में पिछली बार के मुकाबले इस बार तेजी से बदलाव आए हैं। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। भाजपा ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में करारी हार 119 सीटों पर चुनाव लड़कर महज एक सीट पर जीत के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता दर्ज की थी। वहीं 2019 में भाजपा ने 17 में से 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद भाजपा ने संसद बंदी संजय कुमार को राज्य इलाके का अध्यक्ष बनाया, जो कि संघ में सबसे लंबे समय से सक्रिय रहे। भाजपा ने 2020 और 2021 में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। 2022 में पार्टी को हार झेलना पड़ा। इसी बीच भाजपा को साल 2020 के जेएचएमसी चुनाव में 4 के मुकाबले 49 सीटों पर जीत मिली। तो 2023 में एमएलसी चुनाव शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र में जीत भी हासिल हुई। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने पूरे राज्य में पदयात्रा शुरू की है, जिसका उल्लेख खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और बाकी राज्य इलाकों में भी इसी तरह का पहल किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के कारण एमआईएम बीआरएस सरकार को तेलंगाना मुक्त दिवस बनाने के लिए भी मजबूत किया गया। तेलंगाना में भाजपा का उदय कांग्रेस पार्टी के पतन से हुआ है। 2018 में कांग्रेस पार्टी के 18 विधायकों ने जीत दर्ज की, जिसमें से 12 अगले साल 2019 में बीआरएस में शामिल हो गए। हालांकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 में 3 सीटें जीती थी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस को लगातार हार मिली थी। मुनुगोडे सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, जबकि वो सीट पहले कांग्रेस की ही थी। इसी बीच भाजपा तेलंगाना में जब लगातार आगे बढ़ रही थी, तब अफवाहें उड़ने लगी कि भाजपा के राज्य अध्यक्ष बंदी संजय कुमार की जगह किसी अन्य को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस अफवाह के बाद भाजपा में अंदरूनी कलह बढ़ गई। इस दौरान दूसरी पार्टियों से भाजपा में शामिल हुए नेताओं ने दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की और संजय कुमार की शिकायत की। वहीं संजय कुमार ने भी अपनी पदयात्रा रोक दी है। अंदरूनी लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जिसकी वजह से अब तक तेलंगाना में भाजपा को जो बढ़त मिली थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी है। और फिर वही हुआ, बंदी संजय कुमार को हटाकर केंद्र नेतृत्व के किशन रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। वो केंद्र मंत्री भी हैं। इस बीच ये बात फैल गई कि बंदी संजय कुमार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्रिमंडल के तौर पर भी शामिल किया जाएगा, लेकिन उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। हालांकि ये शक्तिशाली पद है। जहां बीजेपी अंदरूनी कलह में उलझी थी, वैसी तरह कांग्रेस में अचानक से जान आने लगी। मई 2023 में कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस की जीत कई मामले में अप्रत्याशित थी। वहीं इस जीत में तेलंगाना में पार्टी की किस्मत में एक बड़ा उछाल भी आया है। लगभग इसी समय केसीआर ने एक पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री को बीआरएस पार्टी में शामिल किया है। वे खम्मम जिले से हैं। इस जिले में बीजेपी परंपरागत रूप से कमजोर रही है। ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि ये दोनों नेता भाजपा में प्रवेश करेंगे और इसे बीजेपी को फायदा भी मिलेगा। हालांकि भाजपा इन दोनों नेताओं को लुभाने में विफल रही और कांग्रेस पार्टी ने उस अवसर को भुना लिया और इस ज्वाइनिंग के साथ ही अब कांग्रेस पार्टी में लोगों का आना शुरू हो गया है, जबकि करीब 6 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल होने वाले लाइन लग गई थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के लिए भी 6 गारंटियों की घोषणा की है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के लिए भी 6 गारंटियों की घोषणा करने का फैसला किया, उसी तरह जो उन्होंने कर्नाटका के लिए किया था, और जिसका एक तरह से मतलब है कि उन्हें अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस बीच सीएम और बीआरएस पार्टी के सुप्रीमो केसीआर ने 119 सीट में से 115 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
बता दें कि साल 2018 के चुनाव में भी उन्होंने ऐसी ही शुरुआत की थी। हालांकि 2023 में वो दो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से लड़े थे, जो बेहद पास पास है। ये अपने आप में एक संकेत है कि वो अपने मौजूदा निर्वाचन क्षेत्र में बहुत मजबूत स्थिति के साथ नजर आते हैं, क्योंकि दो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना आमतौर पर दो कारणों से किया जाता है। या तो ये देखने के लिए कि ये राज्य या देश के विभिन्न क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं, या मौजूद सीट पर बरकरार रखने के बारे में असमर्थ हैं। वहीं केसीआर के मामले में उनके द्वारा चुने गए दोनों निर्वाचन क्षेत्र एक दूसरे के बहुत करीब है, जिससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि उन्हें मौजूदा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जीतने का भरोसा नहीं है। जैसा कि उपेक्षा था, उम्मीदवारों की घोषणा के बाद पार्टी में असंतोष फैल गया। कुछ असंतोष इतना ज्यादा गंभीर हो गया कि केसीआर को चुनाव से ठीक 3 महीने पहले जल्दबाजी में बुलाया गया और शपथ ग्रहण समारोह में एक एमएलसी को अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल करना पड़ा। अक्टूबर 2023 बिल्कुल करीब है और वहां दिसंबर 2023 में ही चुनाव होने हैं। ऐसे में बीआरएस पार्टी ने 119 सीटों के लिए 115 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 6 गारंटी की घोषणा की है। वहीं भाजपा ने अभी तक इसमें से कुछ नहीं किया है। भाजपा जो पिछले साल इसी समय बढ़ रही थी, अब पिछले 6 महीने में घटनाक्रम के कारण स्थिर हो गई है। लगभग 1 साल पहले 2023 का चुनाव बीआरएस और बीजेपी के बीच एक लड़ाई जैसा लग रहा है। वहीं अब बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई है। ऐसे में इन 3 तरफा प्रतियोगिता में लाभ केसीआर को होगा। फिर भी अब हमें इंतजार करने और देखने की जरूरत है कि अगले 2 महीने में क्या सामने आने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ ऑन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।